हाय फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये दो भाग में हम लोग करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे रिलेशन क्या होता है एंड देन हम करेंगे फंक्शंस क्या होता है। ठीक है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा कि किस तरह से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस होते हैं और कौन कौन सा स्पेशल कंडीशन होता है जब उस रिलेशन को हम फंक्शन मान सकते हैं या फंक्शन नहीं मान सकते। बट आज का हमारा टॉपिक टोटली सिर्फ रिलेशन पे बेस्ड है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि रिलेशंस में क्या क्या चीज हमें समझना होता है टॉपिक वाइज और उसको कैसे समझ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिलेशन। चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन एंड सबसे पहला सेक्शन ए टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हम लोग रिलेशन में भी एक्चुअली इंटर नहीं किए हैं। रिलेशन को समझने के लिए कुछ की वर्ड्स का हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग पहले इसको समझेंगे कि ये सब क्या होता है, फिर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इन डेली लाइफ देयर आर सिचुएशंस इन व्हिच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड इन अदर्स इट इज नॉट। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जिनमें कुछ में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है और किसी में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, when we take off our shoes, it does not matter whether we remove the shoe on our right first or left. We will ultimately get both the shoes off. The end result is not affected by the order in which we perform the steps. On the other hand, if we have a sock and a shoe, the order in which they put on is not only important but also essential. पर अगर सॉक्स और शू है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले हमें सॉक्स पहनना होगा, उसके बाद ही शू पहनना है। तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल। द टेबल बिलो शोज हाउ थ्री कंट्रीज आर पेयर्ड विद देयर कैपिटल्स। कंट्री इंडिया, कैपिटल न्यू दिल्ली। इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, चाइना का कैपिटल बीजिंग। ठीक है। So instead of using the above table, we can show this by means of ordered pairs. तो ordered pairs के हिसाब से भी इसको दिखा सकते हैं, जैसे इंडिया कॉमा न्यू दिल्ली, इंग्लैंड कॉमा लंदन, चाइना बीजिंग। In the ordered pair, India and New Delhi. India is the first component and New Delhi is the second component. So what is ordered pair? An ordered pair is a pair of objects whose components occur in a special order, जिसका component एक special order में occur करता है। It is written by listing the two components in the specified order, separating them by comma and enclosing the pair in parentheses. यानी सिंपल सा भाषा में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट हो जाता है, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, और A को बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट एंड B को बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट। X और Y नहीं होता, ये X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट नहीं होता है, ये फर्स्ट कंपोनेंट और B हो जाता है सेकंड कंपोनेंट। नोट, it may be noted that A, B is not the same as A, B in curly bracket. So normal bracket or curly bracket are two different things. The former denotes the ordered pair, whereas the latter denotes the set. तो जब हम कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं तो ये सेट कहा जाता है इसको, और इस तरह से जब लिखते हैं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स में हैव सेम फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम हो सकता है, 2,2, 5,5, पर सेट में एक ही चीज को हम दो बार रिपीट नहीं करते। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। Two ordered pairs of numbers are defined to be equal when both the first and second component are equal. Simple, अगर दो ordered pair है और उनके first component और second component दोनों same है तभी वो equal होंगे, वरना नहीं। जैसे यहाँ पर 5, 7 था और 5, 8 था, तो first component same है but second वाला नहीं है, तो हम इसको equal नहीं बोलेंगे। यहाँ 1, 9 है, 4, 9 है, second equal है पर पहला नहीं है, तो ये भी हम लोग equal नहीं बोलेंगे। इक्वल तभी बोलेंगे जब बोथ द कंपोनेंट्स आर सेम। ठीक है। अब एग्जांपल 2 में देखते हैं, सॉरी एग्जांपल 1, इफ A is a set A, B,
अगर सेट है a कॉमा बी तो इससे कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सेट a कॉमा बी है उसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ। तो कैसे बन सकता है, a कॉमा a हो सकता है, b कॉमा b हो सकता है, a कॉमा b हो सकता है या b कॉमा a हो सकता है। और दूसरे तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, अगर सेट A है ABC एंड सेट B है 1 2 3 4, then all possible ordered pairs such that in each ordered pair the first component belongs to set A and second component belongs to set B are obtained by pairing each element from set A to set B। जैसे कैसे बनेगा, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4। These are the possible ordered pairs, यहाँ पर पहला कंपोनेंट A से होगा, दूसरा कंपोनेंट B से होगा। अब यहाँ दिखाया हुआ है कैसे, A का 1 2 3 4, B का 1 2 3 4, C का 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब अपने पास A B C था तो ये तीनों का 1 2 3। अब हम लोग आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? कंसीडर अ सेट B of 2 boys and another set G of 4 girls। B में सुरेश and अमिताभ, G में विद्या, हेमा, रेखा and सरोज। The possible number of ways of forming a partnership for a mixed double badminton team, ठीक है, these two sets is equal to the possible number of ordered pair। यानी कितना टीम और किस तरह से हम बना सकते हैं मिक्स्ड डबल, यानी एक लड़का एक लड़की। तो सुरेश विद्या, सुरेश हेमा, सुरेश रेखा, सुरेश सरोज, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। या अमिताभ विद्या, अमिताभ हेमा, अमिताभ रेखा, अमिताभ सुरेश, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट B and G डिनोटेड बाय B क्रॉस G। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या दिखाते हैं, एग्जांपल के तौर पे इसको, मतलब इसको जब सिंबलाइज करते हैं तो B क्रॉस G बोलते हैं। B क्रॉस G से पता चलता है कि जो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो B होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो गर्ल होनी चाहिए। अगर इसी को हम G क्रॉस B बोलते हैं यानी G क्रॉस B, तो यानी फर्स्ट कंपोनेंट होता लड़की और सेकंड कंपोनेंट होता बॉय। क्लियर? लेट डेफिनेशन वाइज देखते हैं। लेट A and B be the two non-empty sets, then the sets of all possible ordered pair x comma y such that the first component x of ordered pair is an element of A and the second component y of an element B is called Cartesian product of set A and B. It is denoted by A cross B, which is read as A cross B. तो A क्रॉस B का नियम क्या है, हमेशा पहला कंपोनेंट A सेट A से होगा और दूसरा कंपोनेंट सेट B से होगा। Also note, number Cartesian number of A cross B is always equal to number of terms in A into number of terms in B। जैसे यहाँ पर 2 लड़का था और 4 लड़की, अगर हम लोग इंटू करें 2 4 जा 8, तो यहाँ पर ढूंढ लो कितना कॉम्बिनेशन बना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कॉम्बिनेशंस, यानी A क्रॉस B करें या B क्रॉस A करें, यू विल ऑलवेज गेट टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पर इस केस में तो वही बोल रहा है NA into NB is always NA into B। ठीक है, क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 3 देखो। If A is set AB and B is set 1, मतलब B is a set इसमें एलिमेंट 1, तो A क्रॉस B अगर करेंगे तो A1 B1 बनेगा और B क्रॉस A करेंगे तो 1A 1B बनेगा। पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। यहाँ भी दो ऑर्डर पेयर बना, यहाँ भी 2 ऑर्डर पेयर। अगर A सेट है 2 4 6 और मुझे A स्क्वायर बनाना है, यानी मेरे को A इंटू A करना है, तो A क्रॉस A करेंगे। तो मान लो यहाँ पर एक बार और A लिख देते हैं, तो 2 2 2 4 2 6
4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, तो 3 3 9 ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। क्लियर? तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अब बोल रहा है इसी को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करें। तो इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस एकदम सिंपल है। सेट ए ले लिए हम लोग 1 2 3 4, उसको लेफ्ट साइड में लिख दिए एक गोला बना के। सेट बी ले लिए हम लोग 4 5, उसको हम एक गोला बना के राइट साइड में लिख दिए। अब बोल रहे हैं ए क्रॉस बी को पिक्चर से रिप्रेजेंट करो। तो ए क्रॉस बी को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 4 1 5 आएगा। तो 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5, फिर 4 4 4 5, इस तरह से हम लोग का चलेगा। और वही बी को रिप्रेजेंट करेंगे। बी क्रॉस बी मतलब 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5। ठीक है, बी क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए नहीं है, याद रखना ये बी क्रॉस बी है, यानी बी का स्क्वायर ढूंढ रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो मान लो एक और 4 5 लिखेंगे तो 4 4 4 5 5 4 5 5। तो वो चीज पिक्चर की मदद से या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इस तरह से ये गोला बन जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। फिर बताया जा रहा है कि अगर इस ए क्रॉस ए का जो सॉल्यूशन आया, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के आया ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का, जिसको भी हम सॉल्व करके ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर को अगर ग्राफ में हमें प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे। नथिंग न्यू, देखो सिंपल ग्राफ हम लोग बचपन से प्लॉट करना जानते हैं। जैसे 1, 7, तो एक्स एक्सिस में ले लेंगे 1, वाई एक्सिस में ले लेंगे 7, 1, 7 हो गया। अगर 3, 5, तो एक्स का 3 वाई का 5 प्लॉट कर दिए, 3, 5 हो गया। तो इसमें कुछ ऐसा करने का नहीं है, सिंपल जो प्लॉट हम लोग बचपन से सीखे उसी में हम लोग प्लॉट कर देंगे। ग्राफ कॉपी में जैसे सर्च करते हैं वैसे ही करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है ऑर्डर्ड पेयर समझ गए, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो हम लोग समझ गए, वही सीखना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारा टॉपिक रिलेशन, जो हम लोग का सबसे मेन टॉपिक है। सो लेट्स कम टू रिलेशन। रिलेशन में क्या है, रिलेशन इंट्यूशन और नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। दशरथ was father of Ram. New Delhi is the capital of India. 52 is greater than 43. AB is parallel to CD. And set A from A comma B is a subset of ABC. तो इसमें जितना भी बोल्ड लेटर्स है ना, वो बता रहे हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन। जैसे दशरथ और राम के बीच में रिलेशन क्या है, was father of, यानी दशरथ was father of राम। उसी तरह से न्यू दिल्ली और इंडिया में क्या रिलेशन है, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। 52 और 43 में क्या रिलेशन है, इज ग्रेटर देन 43। लाइन ए बी और सी डी में क्या रिलेशन है, इज पैरेलल टू। ए सेट ए बी एंड सेट ए बी सी में क्या रिलेशन है, इज सबसेट ऑफ। तो ये जितना भी बोल्ड लेटर्स है ये हमें बता रहा है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। So intuitively हम लोग क्या जानते हैं, intuitively we say that the word relation implies an association of two objects, चाहे वो people हो, number हो, ideas हो, कुछ भी हो, according to some property possessed by them, यानी उनमें कुछ property है, वो property जो वो possess करते हैं उसके accordingly उनमें क्या relation बनता है। Now relation as an association between two sets, तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट पे बात करना हो तो क्या हो। मैथमेटिकल कंसेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो बिटवीन टू सेट्स अगर हम रिलेशन ढूंढते हैं तो वो कैसे चलेगा। कंसिडर अ सेंटेंस x is the capital of y. A few ordered pairs satisfying the sentences are Colombo, Sri Lanka, London, England, Ottawa, Canada, Tokyo, Japan. Similarly, the ordered pairs 8, 6, 7, 3, 2, 1, 1, 0. ये लोग भी कोई ना कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, यहाँ पर देखो सारे लेफ्ट वाले नंबर जो है राइट वाले नंबर से बड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं x is greater than y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, इज ग्रेटर देन।
तो क्या इस रिलेशन को ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। 7,8, 3,7, 1,2 एंड 0,1 पर ये चार लोग जो हैं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इसमें। क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर देखो 7 छोटा है, यहाँ 3 छोटा है, 1 छोटा है, 0 भी छोटा है। तो ऊपर का ये जो 1 2 3 4 है ये लोग सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन, पर नीचे के ये चार लोग इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। So definition wise अगर हम बात करें, relation is a set of ordered pairs obtained by virtue of an association between two sets. तो ये mathematics का भाषा है, ये ordered pair है और ये ordered pair हमें कैसे obtain हुआ है? Association between two sets. Any set of ordered pair is therefore a relation. तो कोई भी set of ordered pair जो बनेगा वो definitely एक relation के तहत आया है। The set of first components of the ordered pair is called domain. तो उस ordered pair का जो first component होता है, यानी जो x, अगर coordinate के भाषा में हम x, y बोले, तो x वाला जो part होता है, that is always called domain. पर यहाँ पर हम लोग x और y के भाषा में बात नहीं करते इस चैप्टर में, हम first component and second component के भाषा में बात करते हैं। तो first component हमेशा domain होता है, and the set of second components are called range. तो याद रखना, first component is always domain and second component is always range. यहाँ एग्जांपल भी दिया है, सपोज ऑर्डर्ड पेयर है 6 8 3 7 1 2 एंड 0 1, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा 6 3 1 एंड 0, ये जो सेट बना ये डोमेन, और जो सेकंड वाला 8 7 2 1 आया ये रेंज। नोटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को नोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे? We use the letter R, capital R, to designate a relation. For example, capital R is equal to 1,5, 4,8, 2,13, 16,0. इसको कैसे लिख सकते हैं? P, Q, where P belongs to set P and Q belongs to set G. यानी हो सकता है boy and girl. So Q is sister of P. तो Q एक लड़की का नाम है, P शायद एक लड़का का नाम, तो बोल रहे Q is sister of P, possible है। R, X, Y, where X and Y both belongs to whole number, X भी whole number को belong करेगा, Y भी, and Y has to be greater than X. तो जो भी हम ordered pair बनाएंगे उसमें जो second component होगा वो first component से बड़ा हो। The notation X, R, Y. If X, Y is a member of relation R, then we also use the symbol XRY and read as X is in relation to R to Y. X is the relation R to Y. X, Y belongs to relation where X is related to Y. If X, Y does not belong to R, then they are not related. अगर ये लोग दोनों उस रिलेशन को बिलोंग करता है तो उनमें रिलेशन है, अगर बिलोंग नहीं करता है तो उनमें रिलेशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, for a relation is capital of, we have Patna R Bihar, यानी Patna is capital of Bihar. Kolkata R West Bengal, यानी Kolkata is capital of West Bengal. Bhopal R MP, यानी Bhopal is capital of Madhya Pradesh. We give below more examples of relation which can be expressed in X R Y symbol. तो हमें और नहीं देखना है, हम लोग ऑलरेडी समझ में आ गए। अब नोट 1 क्या बोल, नोट 1 बोल रहा है we emphasize that relations are sets. याद रखो इस पॉइंट को, that relations are sets and therefore any statement about sets or any operations defined on sets are appropriately applied to relation. तो जितने भी relations होते हैं they are all sets. तो जितने भी sets के ऊपर नियम कानून और operations वैलिड होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, वो रिलेशन पे भी एप्लीकेबल होंगे। One can thus speak of the intersection or union of two relation or speak of one relation being subset of other. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि this relation is subset of that relation, या this relation is का यूनियन विद सम अदर रिलेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी जो जो भाषा हम सेट के लिए यूज करते हैं, जो जो ऑपरेशंस हम सेट में करते हैं, वो हम रिलेशन में भी कर सकते हैं। In R12.03 we have seen that the product A cross B is a set of ordered pairs. Since relation is also a set of ordered pair,
therefore a relation is a subset of products, यानी रिलेशन भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट सेट आता है उसका रिलेशन भी सबसेट होता है। तो वही नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज A is 1 2 3 and B is 1 2 3 4, then 2 3 2 4 1 3 is a relation A cross B। 2 3 2 4 and 1 3 सब रिलेशन है। Many more relation subsets can be selected similarly at a random from our product set A। तो A B का जो प्रोडक्ट सेट बनाएंगे तो टोटल मेरे को 12 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल सकता है, पर उन 12 में मैंने सिर्फ यहाँ 3 लिखा। तो ये अगर रिलेशन में सिर्फ ये 3 आ रहे हैं तो ये सबसेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग समझते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब क्या होता है। Domain, codomain and range of a relation. Let R be a relation from set A to set B. Then the set of first entries of ordered pair in R is called domain. यानी अगर A और B में कुछ रिलेशन है तो A R B हम लोग लिखते हैं, तो A becomes the first component and B becomes the second component। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट बनता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो does domain A comma B belongs to relation। Similarly the set of second entries, जो second entries आते हैं, जो second component of ordered pair है, उसे हम range कहते हैं। Thus range is a part of second component of this ordered pair A comma B। मतलब ये बोल रहा है A comma B का जो A है वो डोमेन है, A comma B का जो B है वो रेंज है। ठीक है, पर वो एग्जैक्टली अभी रेंज नहीं हुआ है। The second set B is called codomain, not range, it is codomain। For example 16 25 36 49 और यहाँ 1 4 5 6 दिया, तो अपने को रिलेशन दिया है is square of, यानी कैसे बनेगा, 16 is square of 4, 25 is square of 5, 36 is square of 6, 49 का कुछ नहीं बना। तो मेरा जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर में मेरे पास डोमेन क्या क्या है, डोमेन है 16 25 एंड 36, रेंज है मेरे पास 4 5 और 6, एंड को डोमेन था ये चारों, यानी सेकंड सेट, जो सेकंड सेट दिया था जहां से मेरे को y यानी सेकंड कंपोनेंट निकलने वाला था, वो सेट बन जाता है कोडोमेन। उसमें से जो लोग एसोसिएट हो पाते हैं, जो लोग रिलेशन में सेटिस्फाई हो पाते हैं, वो बन जाते हैं रेंज। ठीक है, तो रेंज कौन बन पाया, खाली 4 5 और 6। ठीक है, 1 जो है वो रेंज नहीं बन पाया, वो कोडोमेन बन के रह गया। तो विश एकदम क्लियर हो गया कि डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं और कोडोमेन किसे कहते हैं। Note 1. The number of relations that are possible from set A of m elements to another set B of n elements. The number of elements in A is m, number of elements in B is n. So number of elements A cross B का आएगा m into n. So कितने subsets बन सकते हैं possibly subsets बन सकते हैं 2 to the power m into n. Since every subset of A cross B is a relation from A to B, therefore 2 to the power m into n relations are possible from A to B। तो इतने सारे रिलेशन बन सकते हैं, A क्रॉस B से m into n आ जाएगा, उतने नंबर्स आ जाएंगे। तो 2 to the power mn is the possible relations that can come। Note 2, if R1 and R2 are the two relations from A to B, then R1 union R2 या R1 intersection R2 या R1 minus R2 are also relation from A to B। तो अगर A से B में दो रिलेशन बन रहे हैं तो उनका यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस करके B रिलेशंस बन सकता है। ठीक है, since phi is a subset of A cross B, यानी empty set is a subset of A cross B, therefore empty set is a relation from A to B।
Also domain of empty set is empty set and range is also empty set. तो ये थोड़ा सा बकवास है, जरूरत नहीं है। अब आते हैं इनवर्स ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का इनवर्स क्या हो? फॉर एनी बाइनरी रिलेशन आर, a second relation can be construed by merely interchanging first and second components in every ordered pair. हर ordered pair में first और second component को interchange कर देंगे तो हमें एक दूसरा relation मिल जाएगा, which is called second relation. The relation thus obtained is called inverse of first one and is designed by R inverse. Symbolically, R inverse is equal to y comma x comma y which belongs to R. इससे उतना क्लियर नहीं आया, अभी आएगा। सपोज रिलेशन R है, उसका जो सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं वो है 2 1 3 2 4 3 एंड 4 5। अब इस R का अगर मुझे इनवर्स करना हो तो ये 2 1 बन जाएगा 1,2, 3 2 बन जाएगा 2,3, 4 3 बन जाएगा 3,4 एंड 4 5 बन जाएगा 5,4। जैसे यहाँ दिख रहा है 1,2 2,3 3,4 5,4। ठीक है, यानी बोलने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो लोग अब सेकंड कंपोनेंट बन जाएंगे और जो सेकंड कंपोनेंट था वो लोग अब फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएंगे। दैट्स इट। दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है x, y यानी एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जहां कंडीशन था x इज इक्वल टू y प्लस 2। ठीक है, तो इसका अगर इनवर्स करना होगा तो वही ऑर्डर्ड पेयर अब बनेगा x, y, पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। पहले x was equal to y plus 2, अब x के जगह आ जाएगा y, y के जगह आ जाएगा x, यानी x equals to y plus 2 चेंज हो जाएगा y equals to x plus 2। सिमिलरली s जो पहले था x, y एक ऑर्डर्ड पेयर बनाने का बात था जहां y was supposed to be x square, अब उसका उल्टा हो जाएगा कि x is supposed to be y square। कोऑर्डिनेट x, y रहेगा बट x is equal to y square, ये उसका उल्टा हो जाएगा। Note, it can easily be shown that R inverse का दोबारा से इनवर्स करेंगे तो फिर से मुझे R मिल जाएगा। एग्जाम्पल दिया, let R be the relation from A, that is 1 2 3 4 5 6 to the set P 1 3 5 which is defined by the open sentence x is less than y। तो हम वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढेंगे जहां x का वैल्यू y से छोटा हो। तो x का वैल्यू y से छोटा तो 1 में तो कुछ नहीं आएगा, 1,3 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, दैट्स इट। फिर 1,5 2,5 3,5 4,5 आ जाएगा। तो 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5। ठीक है, 2 5 3 5 4 5 1 5, 5 के साथ 4, 1 3 बन जाएगा और 2 3 बन जाएगा। अब बोल रहा है इसका अगर बाय चांस मुझे रिवर्स करना, पर देखो क्या बोल रहा है, तो देख लेते हैं पहले। तो ऑर्डर्ड पेयर तो बन गया जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर बोल रहा है फाइंड दिस सॉल्यूशन सेट R, दैट इज राइट R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया, R कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स A, B which belongs to A cross B of which A is less than B। ठीक है, A cross B जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनता है उसमें से कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो ये लोग। फिर अब सेकंड पार्ट, प्लॉट R ऑन द कोऑर्डिनेट डायग्राम। तो कोऑर्डिनेट में बोला प्लॉट करो, प्लॉट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तीसरा, स्टेट द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन कौन कौन सा हो गया? डोमेन हो गया हम लोग का 1 2 3 4, 1 है 2 है 3 है 4, तो ये 4 जब यूज हुए तो ये लोग डोमेन हो गए। कोडोमेन होता है जो यहाँ पर मेरे को दिया हुआ था ऑप्शंस, मेरे पास ऑप्शन 1 3 5 थे, सेकंड सेट में जो जो ऑप्शंस मुझे दिया रहता है वो कोडोमेन, उसमें से जो लोग काम आ जाते हैं, काम कौन कौन आया 3 और 5, 1 किसी काम नहीं है, वो बन गया रेंज। तो क्लियर है, डोमेन रेंज कोडोमेन किसे कहते हैं? अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है, एक बार समझ लेते हैं।
ए दिया है, बी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस, तो अपने को बताना है कौन कौन सा रिलेशन है। तो ए एक्स, ए जेड, सी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। पहला, यस इट इज अ रिलेशन, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा सेट ए से होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट हमेशा सेट बी से होना चाहिए, वो यहाँ वैलिड है। दूसरा में देखते हैं, ए एक्स ठीक है, पी वाई ठीक है, सी एक्स वो भी ठीक है, ए एंड डी। अब ये ए तो फर्स्ट सेट से है, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट भी फर्स्ट सेट से कहां से आ गया, तो वो चीज हम लोग का रिलेशन नहीं बनता। तो सिंपल सा चीज है, ऐसे ही ढूंढ लेंगे हम लोग कौन कौन सा मेरे को ऑर्डर्ड पेयर बना के दे रहा है, और ऑर्डर्ड पेयर जो बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए, जहां फर्स्ट कंपोनेंट इज फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड कंपोनेंट इज फ्रॉम सेट बी, ठीक है। फिर डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमें निकालना आता ही है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दीस एग्जांपल। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिलेशन। सेकंड पार्ट ऑफ द रिलेशन जो हम करेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि रिलेशन के कुछ कंडीशंस होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, वो कैसे फुलफिल किए जाते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में रिलेशन के, जिसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, तो बहुत ध्यान से समझते हैं कि आफ्टर ऑल इसमें क्या क्या हम लोग को सीखने मिलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या है इसमें, सपोज दैट द मेंबर ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन आर chatting in a room, then the phrase is in the same room as the names of the relation defined on the set of members of that family. It is easy to see that this relation has following three properties. Every member is in same room as himself, यानी अगर मैं एक रूम नंबर 2 में बैठा हूं तो I have every member is in same room as himself. If one member is in same room as second, then second member is also in the same room as first. कि अगर A और B का रिलेशन क्या है कि they are in same room, तो B और A का रिलेशन क्या होगा, that they are in same room. And third, if A is in same room as B and B is in same room as C, then A is in same room as C. So it is as simple as that. तो ये तीन कंडीशंस हम देख सकते हैं, और इसी तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहला वाला क्या है, फॉर एवरी x वी हैव x इज रिलेटेड टू x, x इज रिलेटेड टू x मतलब रिफ्लेक्सिव। अब इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो पहला प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव। नाउ व्हाट डज रिफ्लेक्सिव मीन? रिफ्लेक्सिव का मतलब है, अगर आईना में मैं अपना चेहरा देखता हूं तो इसका मतलब क्या, लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो मेरा इमेज जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है। तो यानी यहां पर रिलेशन जो है एक्स आर एक्स, यानी मेरा खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो चलो एग्जांपल देखते हैं कहां पर ऐसा होता है और कहां पर ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल देखते हैं, इज इक्वल टू, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इज ग्रेटर देन। तो जब मैं बोलता हूं m इज इक्वल टू n, यानी m इज इक्वल टू m, मनीष इज इक्वल टू मनीष, तो ये सही बात है कि मेरे में उतना ही स्ट्रेंथ है जितना मेरे में है, तो आई एम इक्वल टू माई सेल्फ। पर जब मैं बोलता हूं इज ग्रेटर देन, तो क्या m और m वैलिड होता है? नहीं, क्योंकि आई कैन नेवर बी ग्रेटर देन माई सेल्फ। मैं जो हूं वो हूं, मैं अपने आप से बड़ा कैसे बनूं? हाउ कैन आई बी ग्रेटर देन माई सेल्फ? तो इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि आई एम इक्वल टू माई सेल्फ, या आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज, अगर ये रिलेशन लिख दूं एज स्ट्रॉन्ग एज,
तो एज स्ट्रॉन्ग एज माई सेल्फ तो वो तो ठीक ही है, पर इज ग्रेटर देन या इज लेस देन या इज परपेंडिकुलर टू, ऐसा कुछ मैं लिख दूं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं। क्लियर हो गया? तो जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का हम एग्जांपल अगर लें तो इज एज स्ट्रॉन्ग एज, जैसे मैंने बताया वो रिफ्लेक्सिव है। पर अगर मैं बोलूं इज फादर ऑफ, तो क्या एम इज फादर ऑफ एम? इज इट पॉसिबल? नो, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सिमिलैरिटी और ट्राइंगल्स की भाषा में अगर बात करूं तो इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो अगर ट्राइंगल ए है तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, सही है। ए इज सिमिलर टू ए, सही है, ठीक है। बट ए इज स्मॉलर देन ए, सही नहीं है। ए अपने आप से छोटा कैसे हो सकता है? तो समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि x और y के बीच में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन y और x के बीच में भी है। जैसे अगेन एग्जांपल दूं, इज पैरेलल टू, इसका मतलब क्या हुआ? अगर x इज पैरेलल टू y देन y इज आल्सो पैरेलल टू x, सही है, नो प्रॉब्लम। इज इक्वल टू, तो इफ x is equal to y then y is equal to x, बिल्कुल सही है। पर अब मैं बोलूं is father of, तो if x is father of y but that doesn't mean that y is father of x, नहीं, y is son of x। तो हर रिलेशन हर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या देखना पड़ता है कि x और y का जो रिलेशन है, क्या y और x का वही रिलेशन है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक इलस्ट्रेशन दूं, अगर मैं एक सेट बनाऊं, 1 2 3 4, और मैं लिखूं लेट r इज इक्वल टू 1,3, यानी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो ये बना। सपोज अब बोलना चाह रहा हूं क्या ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है? तो सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है? एक पेयर 1,3 है तो दूसरा पेयर उसका उल्टा 3,1 है, फाइन, गुड। पर ये 4,2 है तो इसका भाई 2,4 कहाँ है? नहीं है। ये 2,3 है तो इसका भाई 3,2 कहाँ है? नहीं है। तो ये दो पेयर यहां से मिसिंग है, इसलिए हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये जो मेरे को ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है रिलेशन में, रिलेशन भले ही होगा पर ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन अगर होना था तो इसका भी जोड़ीदार होना चाहिए, रिवर्स इनवर्स, और इसका भी इनवर्स होना चाहिए था, पर वो मिसिंग है, खाली इसका इनवर्स है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स की भाषा में। इसमें अगर ऑर्डर्ड पेयर के भाषा में मैं रिलेशन लिखना चाहूँ तो वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। अगर ये 1 1 2 2 और 3 3 हुआ, यानी सब इक्वल है, तब तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और अगर एक भी मैं कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा जोड़ दूं, मान लो 4,3 या 3,5, तो वो चौथा वाला सिमेट्रिक नहीं रहा, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहेगा। यानी सबके सब जितने ऑर्डर पेयर हैं सबको वो प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा, तभी वो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, ट्रांजिटिव। नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सिंपल सा बात बोलता है, अगर x हैज रिलेशन विद y and y has that relation with z, then x should have that same relation with z। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, is equal to,
तो जब इज इक्वल टू मैं बोलता हूं, तो अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z, तो कैन आई डिड्यूस, कैन आई कम टू द कंक्लूजन दैट x इज इक्वल टू z? यस, आई कैन कम टू द कंक्लूजन। तो ये सेटिस्फाई हुआ, यानी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। चलो एक देखते हैं, इज ग्रेटर देन। So if x is greater than y and y is greater than z, can I say x is greater than z? सोचो, x is greater than y, मान लो x है 4, y है 3, y is greater than z, मान लो y है 3, z है 1, तो can I say that 4 is greater than 1? Of course I can say that 4 is greater than 1. तो ये भी ट्रांजिटिव है। अब दूसरा लेते हैं, is parallel to, ठीक है, इस पैरेलल टू में अगर मैं बोलूं x इज पैरेलल टू y, तो y इज पैरेलल टू z, तो क्या x इज पैरेलल टू z बोल सकते हैं? सोचो, x इज पैरेलल टू y, यानी x और y पैरेलल, ठीक है, y इज पैरेलल टू z एंड y इज पैरेलल टू z, x is parallel to y and y is parallel to z, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x is parallel to z? ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ x parallel to z। ये भी ट्रांजिटिव हुआ। सर क्या दुनिया का हर रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? पता नहीं, लेट्स सी। इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर में देखते हैं, x is perpendicular to y and y is perpendicular to z, ठीक है, जैसे ये y है, ये x है, ये z, तो x is perpendicular to y, उल्टा हो गया, ये x है, ये y है और ये z, तो x is perpendicular to y, क्योंकि y ऐसे है, x ऐसे है, तो x is perpendicular to y and y is perpendicular to z, तो क्या x और z परपेंडिकुलर हुआ? नहीं, x और z पैरेलल हो, तो इस परपेंडिकुलर टू जो रिलेशन आया वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया ट्रांजिटिव। दूसरा एग्जांपल ले लो, इज फादर ऑफ, चलो a is father of b and b is father of c, तो a और c में क्या रिलेशन हुआ? a तो ग्रैंडफादर हो गया, फादर थोड़ी हुआ। a is father of b and b is father of c, तो a और c में क्या रिलेशन हुआ? ग्रैंडफादर का, a is grandfather of c, ये तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। वैसे इज मदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज ब्रदर ऑफ सी कोई गारंटी है? अगर सी कोई लड़की भी, ठीक है, हो जाएगा, ए इज ब्रदर ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है, तो वो इज ब्रदर ऑफ ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। और लास्ट में आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? जो रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या आता है? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? The reflexive, symmetric and transitive properties have allowed many possible classifications of relation. Relation may possess none of these property. For example, take a relation is mother of. तो is mother of में तीनों कंडीशन नहीं होगा। X is mother of Y, तो X अपनी मदर नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव गया। If X is mother of Y, then Y cannot be mother of X, तो सिमेट्रिक भी गया। If X is mother of Y and Y is mother of Z, तो x is not be mother of z, तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। वैसे कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, जैसे is parallel to, पहला, is equal to, is congruent to, तो ये जितने हैं ये सब में तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। चलो इस पैरेलल टू में शायद पहला वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आई कैन नॉट बी पैरेलल टू माई सेल्फ, चलो इसको छोड़ो।
पर is equal to, I can be equal to myself, and if A is equal to B, then B is equal to A. If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. Similarly with congruent to, तो ये जो दो रिलेशन है, ये तीनों को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन का दर्जा देते हैं। अब हम लोग के पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है जहां हमें शो करना पड़ता है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये सिमेट्रिक को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सब हमें देख के बताना पड़ता है। तो ये क्या होता है, अगर वर्बली ऐसा आए तो हम लिख के बता सकते हैं, और कोऑर्डिनेट के भाषा में आए तो हमें पता होना चाहिए कि उनके बीच का रिलेशन क्या है। जैसे ऑर्डर्ड पेयर के भाषा में बात करें तो मैंने बता दिया था A, A, B, B, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो रिफ्लेक्सिव है। अगर A, B है और उसके बगल में B, A भी है तो ये है सिमेट्रिक। अगर A, B है, B, C है तो A, C भी होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हो जाता है ट्रांजिट, और जब तीनों हो तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस। तो क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में भी आ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशन। रिलेशन में इतना ही सीखना है हमें, और आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा पूरा कंसेप्ट कि रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिर रिलेशन में कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, फिर उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, किसको हम रिलेशन बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, ये सब डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब जाएंगे तो हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, और फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो ये हम वहां पर सीखेंगे। फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं जहां पर हम लोगों ने रिलेशंस कंप्लीट किए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।